हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और अपना स्कोर चेक कीजिए कि 30 प्रश्न में से आपके कितने स्कोर बनते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। विकास अनिरंतर होता है। विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। विकास केंद्र से बाएं की तरफ बढ़ता है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। आपका सपोर्ट बना रहे। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विकास सिर से पैर की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो बात करें विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होती है। यह नियम बताती है कि शरीर के विभिन्न अंग का विकास विभिन्न चरणों में अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, विकास होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। फुटबॉल को धकेलना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना। तो बात करें सुई में धागा पिरोने की और ये लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना और धागे में मोती पिरोना, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों सूक्ष्म कौशल हैं। क्या है? सूक्ष्म कौशल है। क्या है? सूक्ष्म कौशल है। और बात करें धकेलना, तो ये क्या है, स्थूल कौशल है। तो जिसमें छोटी फिंगर या छोटी चीज़ों का इस्तेमाल हो उसमें सूक्ष्म कौशल की ज़रूरत होती है, और जिसमें ज़्यादा बल लगाया जाए हो या फिर ज़्यादा सपोर्ट किया जाया हो या फिर अत्यधिक बल लगाया जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, फुटबॉल जैसे धकेलना, तो उसमें क्या पूरे बॉडी का प्रेशर लगाना होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा असर्शन और रीजन का प्रश्न है। तो हम लोग असर्शन रीजन की प्रश्न की बात करें तो विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल निभाता है। कारण कह रहा है धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं। बताइए। तो बात करें समाजीकरण की पहली इकाई क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो समाजीकरण की पहली इकाई की बात करें तो समाजीकरण की पहली इकाई परिवार है। क्या है? परिवार। दूसरी इकाई की बात करें तो विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। और तीसरी इकाई की बात करें तो मीडिया है। क्या है? मीडिया। बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए सही और आर क्या हो जाएगा, गलत। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये हमारा चौथी अवस्था की बात हो रही है। किस अवस्था की? चौथी अवस्था। और चौथी अवस्था की बात करें, जीन पियाजे की चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। कितनी? 11 से 15 वर्ष की होती है, जिसे हम लोग संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, पूर्व संक्रिया, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करें संवेदी गामक की, तो संवेदी गामक की बात करें तो 0 से 2 वर्ष होता है। एज कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 2 से 7 वर्ष होता है। कितने? 2 से 7 वर्ष होता है। और अब मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो 7 से 11 वर्ष होती है एज। और औपचारिक की बात करें तो 11 से 15 होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है,
अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं स्कीमा का संशोधन कर लेता। जीन पियाजे के शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती? स्कीमा कहते किसको है? पहले इस चीज को समझिए, स्कीमा है क्या? स्कीमा किसी भी वस्तु या चीजों का मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनना या पैटर्न बनना क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता। तो कह रहा बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या अनुसरण कहलाती है, समावेशन कहलाती है, क्या समायोजन कहलाती है, या फिर मौखिकीकरण कहलाती है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समावेशन। क्या हो जाएगा? समावेशन। ऑप्शन नंबर सॉरी समायोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संप्रदाय की व्याख्या लेव वाइगोस्की ने नहीं की? क्या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निजवाक आलम्बन? तो ये जो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो इनकी चर्चा जो है कोहलबर्ग की है। कौन की है? कोहलबर्ग। कोहलबर्ग महोदय ने की है। और ये तीनों के तीनों अवस्था कौन दिए? तो वाइगोस्की महोदय ने दिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या स्कीमा, सामाजिक संपर्कता, अनुवांशिक प्रवृत्तियां, अनैच्छिक सहज क्रियाएं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा की बात करें तो स्कीमा पे चर्चा कौन की है? जीन पियाजे। कौन की है? जीन पियाजे। जीन पियाजे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सामाजिक संपर्कता। क्योंकि लेव वाइगोस्की महोदय ने सामाजिक संस्कृति का क्या दिए? सिद्धांत दिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेव वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले थे। और एक प्रश्न और आप लोग जवाब दीजिए एक प्रश्न का, अभी तक टोटल कितने एनसीएफ लागू हैं? एनसीएफ लागू है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक? बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक ये तीनों क्या हैं? अवस्थाएं हैं। और इसी में से हर अवस्था के दो दो उप अवस्थाएं क्या हैं? दो दो उप अवस्थाएं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षणिक नियोजन का केंद्र होने या नहीं चाहिए? केंद्र होने या होनी चाहिए? परीक्षाएं, अध्यापक, माता पिता, विद्यार्थी? बताइए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? एक अच्छा कवि और लेखक।
के अंदर किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। तो लेखक और कवि के पास क्या होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा एसर्शन और रीजन का प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कारण ये कह रहा है रीजन सॉरी एसर्शन कह रहा एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचार का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कारण कह रहा रीजन कह रहा भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र रूप से होता है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। ये किसने बोला था? तो ये जीन पियाजे बोला था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कौन बोला था ये? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए सही है और आर क्या है? गलत। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। उसका यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक समता, लैंगिक समानता, लैंगिक स्थिरता, लैंगिक रूढ़िवादिता। बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो हमारा सबसे आसान प्रश्न था लैंगिक रूढ़िबद्धता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। बताइए, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव है। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, विद्यार्थी द्वारा स्वयं मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। बताइए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? आपका नाम क्या है? ये तो एक लाइन का है, इसमें ज़्यादा रचनात्मक की बात नहीं हो रही। आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? आप कहाँ रहते हैं? भारत को आज़ादी कब मिली? तो सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली पॉइंट है वो क्या है? आप शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न है हमारा हाशिए पर स्थित कह रहा हाशिए पर स्थित समूह से आने वाले विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, अर्थहीन मानना चाहिए, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए। उसे दूसरों के विद्यार्थी उसे दूसरे समूह के विद्यार्थी द्वारा ग्रहण
सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः डैश का सामर्थ्य होता है। बारीक जानकारी पर ध्यान देना, प्रभावशाली संप्रेषण, संज्ञानात्मक नम्यता, सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने की योग्यता। बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बारीकी से जानकारी पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य एक डैश है। विशिष्ट अधिगम कठिनाइयाँ, संवेदी क्षति, स्वलीनता क्रम विकार का हिस्सा, श्रवणात्मक अशक्तता अशक्तता। तो पठन वैकल्य की बात करें तो विशिष्ट अधिगम सीखने लर्निंग में क्या होती है? कठिनाई महसूस होती है, प्रॉब्लम होती है, उसे क्या कहते हैं? पठन वैकल्य। पढ़ने में समस्या हो रही है, उसे क्या कहते हैं? पठन वैकल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न है, दृष्टि बाधिता से जूझने वाले विद्यार्थी के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है? स्वस्पर्शनीय चित्र, ऑडियो टेप का व्याख्यान, हस्तलिखित नोट, बेल उभारशील किताबें, ब्रेल उभारशील किताबें। बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हस्तलिखित नोट। सॉरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा कारक बाधा बन जाता है? नेगेटिव प्रश्न है तो नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एडीएचडी से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? उच्च एकाग्रता, आवेगशीलता, कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता या संगठन, लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न एसर्शन और रीजन का प्रश्न है। एसर्शन कह रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थी को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। बताइए आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए क्या है? सही है और आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थी को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजित करने बहुआयत अवसर प्रदान करने चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया था? सी। ये सही है और आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बहुत अमूर्त और जटिल, असंबंधित खंडों में प्रस्तुति, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, अति समान और अत्यधिक सरल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? स्मृतिकरण, अनुकूलन, अभिसंज्ञान, आत्मसातीकरण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसंज्ञान। खुद पे जो है सोच प्रक्रिया का चिंतन करना क्या होगा? अभिसंज्ञान। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अधिगम के सामाजिक अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं? स्वपहल अन्वेषण, खोजी अधिगम, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, निष्क्रिय अनुसरण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर निष्क्रिय अनुसरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निगेटिव। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आत्म केंद्रिता। तो अपसारी चिंतन को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। चलिए प्रश्न कह रहा है हमारा, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए? उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत त्रुटिपूर्ण होती है। उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। उनसे कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थी के नामीकरण के लिए क्या है? महत्वपूर्ण हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उन्हें प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? अधिगम अशक्तता या असाध्यता, आंतरिक अभिप्रेरणा, गौरव, राहत। तो अधिगम अशक्तता या असाध्यता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये बाह्य प्रेरणा हो गई। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, ये भी बाह्य प्रेरणा हो गई। दंड से बचने के लिए, ये भी बाह्य प्रेरणा होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। बताइए तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? अभिसंज्ञान, सृजनात्मकता, चिंतन, अधीनता, उन्मुखी। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को।
और दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और एक जाते जाते प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें।